आज हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के कारण। यह बीए पार्ट 3 का 5वां पेपर में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करें इस पर। आप सभी जानते हैं कि विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, परंतु उनकी वृद्धि दरें एक दूसरे से भिन्न रहती है। वृद्धि दरों में असमानता उनकी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य स्थितियों के कारण पाई जाती है। यही स्थितियां आर्थिक वृद्धि के कारक हैं। छात्रों, इन कारकों का निश्चित रूप से उल्लेख करना भी एक समस्या है, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इनको बताया है। किंडल वर्जर और हैरिक ने भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, संगठन, औद्योगिकी, पैमाने की बचतें और मंडी का विस्तार तथा संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक वृद्धि के कारक माने हैं। रिचर्ड गिल ने जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक साधन, पूंजी संचय, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि एवं विशिष्टीकरण और तकनीकी प्रगति आर्थिक वृद्धि के आधारभूत कारक बतलाए हैं। दूसरी ओर लुईस ने आर्थिक वृद्धि केवल 3 कारक, आर्थिक वृद्धि के ही 3 महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। ये हैं बचत करने का प्रयत्न, ज्ञान की वृद्धि या उसका उत्पादन में प्रयोग, और प्रति व्यक्ति पूंजी अथवा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करना। परंतु मार्क्स इन कारकों को आर्थिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं समझा। उसके अनुसार आर्थिक वृद्धि बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनैतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखती है। वृद्धि के लिए पूंजी आवश्यक है तो है, परंतु उसके लिए केवल पूंजी का होना ही पर्याप्त नहीं है। अतः राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताएं आर्थिक वृद्धि के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि आर्थिक आवश्यकताएं। इसलिए अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटते हैं। यह है आर्थिक और दूसरा है गैर आर्थिक कारण, जिनका विवेचन हम बारी बारी से करेंगे। छात्रों, पहले आर्थिक कार्य के कौन से बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उसके फैक्टर हैं, जो उसके कारक है, वह है प्राकृतिक साधन। किसी देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक प्राकृतिक साधन या अर्थशास्त्र के अर्थ में भूमि कहेंगे। इनमें भूमि की उपजाऊ शक्ति
स्थिति, क्षेत्र, बनावट, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, जल साधन, समुद्री साधन आदि शामिल होते हैं। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का पाया जाना आवश्यक समझा जाता है। लुईस के अनुसार अन्य बातें समान होने पर लोग अल्प साधनों की अपेक्षा समृद्ध साधनों को श्रेष्ठतर उपयोग कर सकते हैं। अल्प विकसित देशों में या तो प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं होता या अल्प उपयोग या दुरुपयोग होता है, इसलिए देश उन्नत नहीं होते। फिशर के अनुसार प्राकृतिक साधनों के विकास की आशा करने का कोई कारण नहीं यदि ये साधन जो वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं उनके प्रति लोग उदासीन हों। ऐसा आर्थिक पिछड़ेपन या तकनीकी साधनों की कमी के कारण होता है। अतः प्राकृतिक साधन का विकास तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि प्राकृतिक साधनों का अभाव होने पर भी आर्थिक विकास संभव हो सकता है। प्राकृतिक साधन किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया जाता है। पहला है भूमि, लैंड। कुछ अल्पविकसित देशों में भूमि के उपजाऊपन के अनुकूल साधनों को अपनाने के कारण उत्पादन में आवश्यक ही वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों में पर्याप्त भूमि होते हुए भी वे कृषि समृद्ध नहीं है, क्योंकि खेती योग्य भूमि पर नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाए। दूसरा है क्लाइमेट, जिसे जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित तत्व है। उदाहरण के लिए कृषि भी वनस्पति की ही देन है। जहाँ वनस्पति अत्यंत सघन और नियंत्रित है, वहाँ कृषि का विकास तीव्रता से हुआ है। यूरोप के कई देशों में पशुपालन उद्योग का विकास वहाँ की वनस्पति के कारण ही संभव हुआ है। अगला है मिनरल्स, से खनिज पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक साधनों में खनिज पदार्थों का अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रोफेसर लुईस के अनुसार एक देश जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है, कुछ समय के पश्चात समृद्ध माना जा सकता है, जिसका कारण यह नहीं कि अज्ञात साधनों की खोज हुई, बल्कि ज्ञात साधनों की नए उपयोग में खोज हुई है। भारत, ब्राज़ील, बर्मा आदि अनेक देश खनिज पदार्थों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी निर्धन हैं। इसका कारण खनिज पदार्थों का सही उपयोग नहीं होना है। अतः आर्थिक वृद्धि के लिए खनिज पदार्थों का देश में
पाया जाना ही आवश्यक नहीं। जैसे जापान अपर्याप्त कोयले तथा न्यूजीलैंड बिना औद्योगिक कच्चे माल के भी समृद्ध देश है। आगे है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। अल्पविकसित देशों में औद्योगिक विकास का आधार प्राकृतिक साधन ही है। जैसे कि भारत में कच्चा लोहा, कोयला, अभ्रक प्रचुर मात्रा में होने के कारण औद्योगिक विकास संभव हुआ है। इसके साथ साथ संचार में परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि के लिए केवल प्राकृतिक तकनीकों से उनका उपयोग भी आवश्यक है। अगला जो बिंदु है वह है बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधन ही देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। उदाहरण के लिए खाड़ी के देशों में पेट्रोल, अफ्रीका में सोना, टीन, तांबा तथा पेट्रोल ही इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। अगला जो पॉइंट है रोजगार का आधार, बेसिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अल्प विकसित देशों में लोगों की आजीविका का आधार प्राकृतिक साधनों पर निर्भर उद्योग धंधे से है। इन देशों में ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। कई उद्योग विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित हैं, जैसे पशुपालन उद्योग, साथ साथ ऊन से बने कपड़ों का उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि। अतः अल्प विकसित देशों में रोजगार का आधार प्राकृतिक साधनों पर आधारित उद्योग है। लास्ट जो बिंदु है वह है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक संपन्नता का आधार। अल्प विकसित देशों को आर्थिक संपन्नता के आधार इन देशों के प्राकृतिक साधनों पर अधिक निर्भर करता है। प्राकृतिक साधनों का सही विदोहन आधुनिक तरीकों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आज विश्व के कुल अल्प विकसित देश प्राकृतिक साधनों के सही विदोहन के कारण विकसित देशों की श्रेणी में माने जाते हैं। पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान में पेट्रोल प्राप्त हो जाने के कारण कुवैत, सऊदी अरब, ईरान व इराक इत्यादि देश विकासशील देशों में गिने जाते हैं। अतः निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए प्राकृतिक साधनों का विकास करना अति आवश्यक है। छात्रों, आज हम लोग जो चर्चा किए, जो इसके बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को 7 बिंदु जो हैं आर्थिक कारक जो प्राकृतिक साधन के में आते हैं उस पर परिचर्चा हुई। और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो बिंदु होगा इकोनॉमिक फैक्टर के जो कारण होंगे उस पर हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।